आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे। नीट का पेपर बहुत पास है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं नीट का पेपर पास आता जा रहा है। हम देखते देखते मई जून से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और देखते देखते हमारे पास आज मार्च अप्रैल कितना पास आ गया ना। पेपर 3 तारीख को पेपर है। आज मैं लेके आया हूँ 11th क्लास का बहुत 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 सिंपल चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई या सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत सिंपल चैप्टर है, एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो जल्दी हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 6 पेज का है, बहुत सिंपल है, स्वीट है और शॉर्ट नोट्स है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स। बस चीज़ों को ध्यान दे पढ़ना है बस, और कुछ भी नहीं करना। सेल, नाम क्या है सेल? तो सेल क्या है, कोशिका क्या है? या फिर मैं बात कर लूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जीव को सजीव बनाती है? हाँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जीव को सजीव बनाती है? तो इसका उत्तर है कि सभी सजीवों में जीवन की आधारभूत मूल इकाई या जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जिसे कहा जाता है कोशिका। और सभी जो सजीव हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। जो सभी जीव है वो कोशिकाओं से बने होते हैं। जितनी भी शॉर्ट बातें हैं वो मैंने सारी यहाँ पर लिख दी। आई होप कि आपको सारी समझ में आ रही होगी। पहले मैं बात कर लेता हूँ। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि पहली मृत कोशिका थी, जो पहली मृत कोशिका थी उसके बारे में बताया। एक और बात कर लेता हूँ मैं, कोशिका क्या है। कोशिका क्या है यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो कोशिका है वो सजीव की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ना। और एक कोशिका की पूर्ण संरचना में कम से कम कुछ भी स्वतंत्र जीवन सुनिश्चित नहीं करता। यानी कि जो कोशिका है वो पूर्ण संरचना से कम कुछ भी स्वतंत्र जीवन सुनिश्चित नहीं करता है। एक वैज्ञानिक थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। इन्होंने पहली बार जीवित कोशिका को देखा। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक है, इन्होंने पहली बार प्रथम जीवित कोशिका को देखा। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका सिद्धांत है क्या? 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक जिनका नाम है मैथियस स्लाइडेन, जिनका क्या नाम है, वनस्पति शास्त्री थे मैथियस स्लाइडेन। इन्होंने बहुत सारे पादपों का परीक्षण किया तथा पाया कि ये पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, जो पादपों में किसका निर्माण करती है, उत्तकों का निर्माण करती है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक जिनका नाम है स्वान। 1839 में इन्होंने बताया कि प्राणियों की कोशिकाओं में एक पतली परत मिलती है जो जीव द्रव्य झिल्ली कहलाती है। क्या बताया इन्होंने कि प्राणियों में जो प्राणी हैं उनमें एक कोशिकाओं की पतली परत मिलती है ना, जिसे क्या कहा, जीव द्रव्य झिल्ली कहा जाता है। इन्होंने निष्कर्ष दिया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। इन्होंने निष्कर्ष बताया उससे कि जो पादप कोशिका रहती है उनमें कोशिका भित्ति होती है। अब देखो, जो स्लाइडेन और स्वान था उन्होंने संक्षेप में या संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन दोनों ने मिलकर, स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत को दिया। परंतु इसी सिद्धांत ने यह व्याख्या नहीं की, यानी कि ये सिद्धांत ये नहीं बता पाए या ये वैज्ञानिक ये नहीं बता पाए कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। फिर एक वैज्ञानिक आए रुडोल्फ विर्चो। कौन आए कि रुडोल्फ विर्चो आए। इन्होंने स्पष्ट किया कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है। इन्होंने बताया कि जो नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, और इन्होंने नाम दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है ना। अब देखो, मूल रूप से इन्होंने ये तो बता दिया। इन्होंने कोशिका सिद्धांत को इस रूप में रूपांतरित किया। वही बात है
ये सभी सजीव कोशिकाओं तथा कोशिकाओं के उत्पादों से बने होते हैं। सभी सजीव कोशिकाएं तथा उसके उत्पादों से बने होते हैं। उन्होंने दो बातें कही थी। पहली बात तो ये थी कि जो सारे सजीव हैं वे कहीं से मिलकर बने होते हैं, तो कोशिका और कोशिकाओं के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। और जो सभी कोशिकाएं रहती है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से निकलती है, पुरानी कोशिकाओं से निकलती है। ठीक है। अब देखो, फिर बात आती है कि कोशिका का समग्र अवलोकन क्या है। तो कोशिकाएं व्यापक रूप से आकार, आकृति तथा गतिविधियों में भिन्न होती है। यानी कि जो कोशिकाएं रहती है वो आकार, आकृति में अलग अलग हो सकती है, अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए चलो मैं मान लेता हूँ कि माइक्रोप्लाज्मा, जो माइक्रोप्लाज्मा है वो सबसे छोटी कोशिका है ना। जो माइक्रोप्लाज्मा है वो सबसे छोटी कोशिका है ना। ये देखो माइक्रोप्लाज्मा, ये रहा, ये रहा माइक्रोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी कोशिका है ना। और फिर बात कर लेते हैं कि शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है ये, शुतुरमुर्ग के अंडे की। और जो सबसे लंबी कोशिका रहती है वो तंत्रिका कोशिका रहती है ना। यहाँ पर मैं विषाणु की बात कर लूँ तो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। पीपीएलओ की बात कर लो तो 0.1 माइक्रोमीटर रहता है ना। और जो प्राथमिक जीवाणु है उसकी बात कर लो तो 1 से 2 माइक्रोमीटर रहता है। जीवाणु की बात कर लो 3 से 5 माइक्रोमीटर रहता है। और जो आरबीसी का व्यास है वो 7.0 माइक्रोमीटर रहता है। यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन भी बताऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन भी बताऊंगा, तो पहले आ चुके हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि आकृति के आधार पर, अपन ने कोशिका सिद्धांत में कोशिका का आकार तो देख लिया लेकिन उसकी आकृति तो देखी नहीं। जैसे मैं बात कर लूँ कि आरबीसी की आकृति, तो आरबीसी की आकृति होती है गोल व द्विअवतन। जो आरबीसी है उसकी जो आकृति रहती है वो रहती है गोल व द्विअवतन। डब्ल्यूबीसी की बात कर लो तो अमीबीय होती है। स्तंभाकार कोशिका की बात कर लो तो लंबी और सक्रिय होती है। तंत्रिका कोशिका की बात कर लो तो शाखित व लंबी होती है। वाहिनिका की बात कर लो तो दीर्घिकृत होती है। मध्यवर्ती की कोशिकाओं की बात कर लो तो गोल होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो आकार और आकृति की बात करी वो दोनों इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। अपन ये तो जानते हैं इसे कि केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ देख लेते हैं, सीधी सी बात है थोड़ी सी, कि जो सेल है वो अपन जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में तो दोनों में पाई जाएगी। तो प्रोकैरियोटिक में बात कर लो तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दो ही जीव है। तो प्रोकैरियोट्स में बात कर लो तो झिल्ली आबद्ध कोशिका नहीं पाई जाती, झिल्ली आबद्ध कोशिका नहीं पाई जाती, ये झिल्लीबद्ध आबद्ध कोशिका नहीं पाई जाती। और जो प्रोकैरियोट्स है उनमें केवल 70S राइबोसोम ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है। यूकैरियोट्स की बात करो तो झिल्ली आबद्ध कोशिका यानी कि झिल्ली कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। 70S और 80S राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके बाद, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अपन कोशिका के आवरण के बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्विष्ट पिंड के बारे में पढ़ेंगे, कशाभिका के बारे में पढ़ेंगे और कोशिका रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। ये 5 से 6 पॉइंट है जिनको अपन को याद रखना है, जिनमें पूरा एनसीईआरटी में आपका आ जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं प्रोकैरियोट्स में क्या होता है। प्रोकैरियोट में मोटी मोटी बात करूँ तो मैं पहले बात कर लेते हैं अपन कोशिका आवरण की। तो कोशिका आवरण 3 होते हैं। सबसे कोशिका आवरण की बात करते हैं सबसे पहले। तो ये रहा कोशिका आवरण अपना। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका रहती है उसमें जो सबसे बाहरी परत रहती है, सबसे बाहरी परत वो रहती है ग्लाइकोलिक्स की, जो कि 2 प्रकार का होता है, एक तो औपंक परत और एक संपुटिका यानी कि कैप्सूल। ग्लाइकोकेलिक्स के जस्ट नीचे पाई जाती है कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति के सबसे जस्ट नीचे पाई जाती है कोशिका झिल्ली, यानी कि सबसे आंतरिक परत कौन सी है, कोशिका झिल्ली। उसके बाद इनमें बात करते हैं कि केंद्रका प्रेजेंट रहता है, वृत्ताकार डीएस और एकल डीएनए प्रेजेंट रहता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती और नग्न आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, ये भी बातें याद रखनी है। उसके बाद अपन बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम जो पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, इसके पहले भी अपन ने जो सेल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी उसमें भी था कि जो प्रोकैरियोट्स रहते हैं उनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। छोटी उपइकाई 30 और बड़ी उपइकाई 50।
15 से 20 नैनोमीटर होता है। जीव द्रव्य झिल्ली रहती है उनसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो यदि राइबोसोम के बारे में इतनी सी बातें याद रखने बस। उसके बाद बात करते हैं अंतर्विष्ट पिंड की और कशाभिका की। अंतर्विष्ट पिंड का मतलब क्या है कि जो बचा हुआ भाग रहता है, अंतर्विष्ट पिंड में जो बचा हुआ भाग रहता है वो क्या कहलाता है, अंतर्विष्ट पिंड। और बात कर लो कि आरक्षित सामग्री प्रोकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होती है। ऐसे बात कर लेते हैं अपन कि जो आरक्षित सामग्री है, जो बचा रखी सामग्री है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होती है, जिनमें क्या फास्फेट कणिकाएं पाई जाती है, साइनोफाइसिन कणिकाएं पाई जाती है तथा ग्लाइकोजन कणिकाएं पाई जाती है ना। जो बचा हुआ पदार्थ है, जो बचा हुआ भाग है, जो बचा हुआ पदार्थ था, उसमें क्या क्या पाया जाता है, फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं तथा ग्लाइकोजन कणिकाएं पाई जाती है ना। और गैस राजधानियाँ नील हरित तथा बैंगनी तथा हरे प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाया जाता है। जो गैस राजधानी है वो नील हरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाया जाता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कशाभिका की। तो कशाभिका की जो परत है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी रहती है। आधारीय शरीर पाया जाता है अंकुश और तंतु। ये तंतु की बात कर ले तो सबसे लंबा भाग ही तंतु है। और कशाभिका का काम क्या रहता है कि गति में सहायक करती है, गति में सहायता प्रदान करती है, गति में सहायक होती है, ठीक है। ये अपना क्या है, फ्लैजिला का काम रहता है। रोम की बात कर लो तो पिलिन प्रोटीन का बना होता है और संयुग्मन नली का निर्माण करता है। और उसके बाद बात करते हैं झालर की, तो चिपकने में सहायक झालरी होती है। उसके बाद बात करते हैं कोशिका रूपांतरण की। तो दो संरचनाएं पढ़ेंगे, मिजोसोम और वर्णकी लवक यानी कि क्रोमोट्रोफिक क्रोमेटोफोर। देखो, जो मिजोसोम होता है वो पुटिका के रूप में पाया जा सकता है, नलिका के रूप में पाया जा सकता है या पटलिका के रूप में पाया जा सकता है। जो मिजोसोम होता है वो क्या करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है और डीएनए रेप्लिकेशन करता है, श्वसन में सहायक रहता है, डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है और पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़वाता है। उसके बाद बात करते हैं क्रोमेटोफोर की। तो क्रोमेटोफोर क्या होता है कि कुछ प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। जैसे मैं बात कर लूँ नील हरित जीवाणु या फिर साइनोफाइसी। प्रोकैरियोट्स की बात होने के बाद अपन करते हैं यूकेरियोटिक की कोशिकाओं की बात। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है, पक्षमा पाया जाता है, कशाप पाया जाता है, कक्षयुक्त कोशिका द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक आवरण पाया जाता है, रेखीय डीएनए पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिका कंकाल इसमें यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 3 प्रकार से बांटते हैं अपन यूकेरियोटिक कोशिका को, झिल्ली रहित कोशिकांग, एकल झिल्ली आबद्ध कोशिकांग और दोहरी झिल्ली आबद्ध कोशिकांग। तो झिल्ली रहित कोशिकांग के अंतर्गत आते हैं राइबोसोम और तारक है। एकल झिल्ली आबद्ध कोशिकांग के अंतर्गत आते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका ER, गोल्जी गोल्जी बॉडी, लैनकाय, राजधानी सूक्ष्मकाय यानी कि माइक्रो बॉडी। जो ऊपर के 4 है, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिकाय, लैनकाय और राजधानी, ये सारे अंतःझिल्लिका तंत्र है। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्रक, लवक, गोल्जिकाय। तो मतलब ऐसे वैसे दे देगा वो, है ना। तो अपने को ये याद रखना है। दोहरी झिल्ली आबद्ध कोशिकाओं की बात करूँ तो यहाँ पर इसमें पाया जाएगा केंद्रक, लवक, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक की बात होती है और सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। इनमें दोहरी झिल्ली आबद्ध कोशिकाओं पाया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं, अब इन सारों को एक एक करके पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, लैनकाय, सूक्ष्मकाय, इन सारों को अपन अब अलग अलग पढ़ेंगे। शुरू में बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। तो जो कोशिका झिल्ली रहती है वो चयनित पारगम्य अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। RBC में प्रोटीन जो पाया जाता है वो 52% पाया जाता है और औसत 40% पाई जाती है। मुख्य लिपिड कौन सा होता है, कोशिका झिल्ली में मुख्य लिपिड होता है फास्फोलिपिड, जिसे अपन कहते हैं अर्ध तरल। उसके बाद आता है तरल फिरमिर प्रारूप, जो कि दिया था सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। अब इनके काम क्या क्या रहते हैं, कोशिका झिल्ली का काम क्या रहता है। कोशिका झिल्ली पहला काम करवाती है कोशिका की वृद्धि में, दूसरा करवाती है कोशिका विभाजन में, और करवाती है अंतःकोशिक स्त्रवण में, और अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण कराती है। साधारण विसरण करवाती है और सुसाध्य विसरण और परासरण, ये सारे निष्क्रिय परिवहन हैं। कोशिका झिल्ली में निष्क्रिय परिवहन कौन कौन से आते हैं, साधारण विसरण, सुसाध्य विसरण और परासरण, ये सारे निष्क्रिय परिवहन हैं। और सक्रिय परिवहन कौन सा होता है, सोडियम और पोटेशियम पंप, ठीक है। ये इनके कोशिका झिल्ली है उसका काम है, ठीक है। अगला बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका। इसके बारे में क्या ही बताऊँ मैं, कहाँ पाई जाती है, कहाँ पर नहीं पाया जाता,
माइटोकॉन्ड्रिया को तो सब जानते हैं, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। बचपन में अपन ने बहुत पढ़ा है, 10th 11th 12th में भी। तो जो सूत्रकणिका है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। वो क्या है? आधात्री नामक भीतरी कक्ष वाली एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि आधात्री नामक जो भीतरी कक्ष वाली एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, जिसकी बाहरी झिल्ली अंगक को निरंतर सीमा बनाती है, अंगक की निरंतर सीमा बनाती है, और जो आंतरिक झिल्ली है वो क्रिस्टली बनाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये श्वसन में सहायक होता है, श्वसन वायवीय श्वसन के लिए स्थल होता है, एटीपी के रूप में कोशिकीय ऊर्जा को उत्पन्न करता है, इसलिए इसे और संचित भी करता है, तो इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। आधात्री में क्या क्या पाया जाता है? एकल वृत्ताकार डीएनए, कुछ आरएनए अणु और राइबोसोम, 17 यूकेरियोटिक की बात कर रहे हैं, तथा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक है। जहाँ पर ये एस है, ये अवसादन गुणांक है, जो घनत्व तथा आकार की अप्रत्यक्ष माप है। घनत्व तथा आकार को मापने के लिए एस अवसादन गुणांक, या फिर मैं बात कर लो अवसादन गुणांक को अपन क्या कह सकते हैं? स्वेडबर्ग की इकाई, स्वेडबर्ग की इकाई का कह सकते हैं इसको। इंपॉर्टेंट बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजन करती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लवक की। जो वर्णी, अवर्णी और हरित लवक है उनकी अपन बात करते हैं। तो जो लवक है वो पादप कोशिका और यूग्लिनोइड या यूग्लिना में पाया जाता है। अपन इसे और बात करें तो जो प्रत्येक झिल्ली में अंगक अपनी संरचना तथा कार्य में विशिष्ट होता है। इनमें से कई एक साथ अंतर झिल्ली का तंत्र माने जाते हैं, क्योंकि इनके कार्य क्या है? समन्वित होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब इनको मैं, जो लवक है उनको मैं क्या करता हूँ कि 3 भागों में डिवाइड कर देता हूँ, है ना। पहला है अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से तो सारे वंचित रहते हैं, तीनों ये हैं। जो अवर्णी लवक है यानी कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो रंगहीन लवक होता है, और जो क्रोमोप्लास्ट है वो कैरोटिनॉइड, जो क्रोमोप्लास्ट है उनमें कैरोटिनॉइड पाया जाता है। हरित लवक है वो पर्णहरित और कैरोटिनॉइड दोनों पाए जाते हैं। हाँ, एक खास बात है कि हरित लवक में पर्णहरित और कैरोटिनॉइड दोनों वर्णक पाए जाते हैं, लेकिन जो वर्णी लवक है, जो क्रोमोप्लास्ट है, उनमें ओनली कैरोटिनॉइड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूँ कि कैरोटीन और जेंटोफिल, ठीक, ये वर्णी लवक है। उसके बाद अपन बात करते हैं हरित लवक। हरित लवक में हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, इसमें थाइलेकोइड नामक झिल्ली में संरचना होती है, ठीक। और हरित लवक राइबोसोम कोशिका द्रव्यी राइबोसोम से कम होते हैं, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अवर्णी लवक की बात कर लेते हैं कि रंगहीन लवक है, इसे तेल लवक पाया जाता है, मंड लवक पाया जाता है और प्रोटीन लवक पाया जाता है। जो तेल लवक होता है वो तेल वसा को संचित करता है, मंड लवक होता है वो कार्बोहाइड्रेट को संचित करता है, और जो प्रोटीन लवक होता है वो प्रोटीन को संचित करता है, ठीक है। अगला बात करते हैं, अपन बात करते हैं कोशिका भित्ति की। तो जो कोशिका भित्ति है वो दृढ़ और निर्जीव होती है। जो शैवाल में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज और कैल्शियम कार्बोनेट की पाई जाती है। कवक में काइटिन की पाई जाती है। पादप में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, एक्टिन और प्रोटीन की पाई जाती है। लेकिन जंतु में तो भाई साहब पाई नहीं जाती। इनका काम रहता है दृढ़ता का, और यांत्रिक हानि और अवाहनीय वृहद अणुओं को विरोध करती है और आपसी संपर्क बनाए रखती है। अगला बात करते हैं अंतर झिल्ली का तंत्र। हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें अंतःप्रदेश जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम और राजधानी आएगी। तो अंतःप्रदेश जालिका की बात करते हैं, ईआर की। तो ये एक छोटी नलिका जैसी संरचनाओं का जाल होती है, कोशिका में पाई जाती है छोटी संरचनाएं। तो कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई छोटी नलिका व संरचनाओं की जालिका को अपन क्या कहते हैं? अंतःप्रदेश जालिका कहते हैं। जो ई आर रहता है उस सतह पर अगर राइबोसोम पाया जाता है तो उसे आर ई आर कहा जाएगा, और राइबोसोम यदि अनुपस्थित है तो चिकनी सतह हो जाएगी तो उसे एस ई आर कहा जाता है। जो आर ई आर क्या होता है कि प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, आवश्यक होता है, सम्मिलित होता है, और जो एस ई आर होता है वो लिपिड के संश्लेषण में सम्मिलित होता है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड गोल्जी उपकरण की। तो जो खोजकर्ता थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी, तो उनके नाम पर ही गोल्जी का रख दिया गया। फिर इनमें एक और बात कर लेते हैं, इनमें कुंड पाए जाते हैं जो विशिष्ट उन्नतोदर, शिशु व निर्माणकारी सतह तथा अवनोत्तर ट्रांस या परिपक्व सतह वाले केंद्र के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं।
ये मुख्य रूप से पदार्थों का संवेष्टन का कार्य करते हैं। इनका काम क्या रहता है, मुख्य जो पदार्थ रहते हैं उनके संवेष्टन का कार्य करता है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थल है ना, ये भी याद रखना है। अंतःप्रदेश जालिका के बारे में तो क्या ही कहें। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम क्या होता है, ये झिल्ली युक्त पुटिकामय संरचना है जो गोल्जी उपकरण के संवेष्टन की प्रक्रिया द्वारा बनती है। ठीक है, इनमें जल अपघटनीय एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम का मतलब मैं बात करें लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं जो अम्लीय पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों के पाचन में सक्षम होते हैं। ठीक है, ये जो अम्लीय पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं राजधानी की। राजधानी की बात कर लेते हैं। कोशिका द्रव्य में पाई जाती है जो झिल्लीबद्ध अवकाश है। इसमें वे पदार्थ पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है। अमीबा में संकुचनशील राजधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब अगला बात करते हैं अपन राइबोसोम की बात करते हैं। तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। 80 राइबोसोम पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में 70 राइबोसोम पाया जाता है और यूकेरियोटिक में 80 राइबोसोम पाया जाता है। 40 छोटी उपइकाई होती है और 60 बड़ी उपइकाई रहती है। और दोनों उपइकाई को जोड़ने में Mg++ आयन का उपयोग किया जाता है। और ये राइबोसोम में क्या कहता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक रहता है। अब बात करते हैं कोशिका पंजर या साइटोस्केलेटन। जो प्रोटीन में संरचना रहती है उनका एक बड़ा जाल होता है। एक करता है यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, चलनशीलता बनाए रखता है और कोशिका की आकृति बनाए रखने में सहायक होता है। अगला आता है तारक काय और तारक केंद्र। तारक काय एक अंगक है, दोनों की अलग अलग बातें। तारक काय एक अंगक है जिसमें तारक केंद्र नामक दो बेलनाकार संरचनाएं पाई जाती है और अक्रस्टलीय तारक केंद्रीय द्रव्यों से घिरी रहती है और एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है, दोनों संरचनाएं जो बेलनाकार संरचनाएं पाई जाती है वो दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है और अक्रस्टलीय तारक केंद्रीय द्रव्यों से घिरी रहती है। उसके बाद बात करते हैं तारक केंद्र। तो तारक केंद्र के क्षेत्र के समीप का क्षेत्र केंद्रीय भाग प्रोटीन में होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, धुरी कहते हैं। जो प्रोटीन में होता है वो प्रोटीन से बने अरीय दंडों तथा परिधीय त्रिकोण यानी कि नोक की नलिकाओं से जुड़ा होता है। उसके बाद बात करते हैं पक्षमाभ और कसाब। तो पक्षमाभ एक छोटी संरचना है चप्पू की तरह, जो कोशिकाओं वो आसपास के द्रव की गति में सहायक रहती है। पक्षमाभ कोशिका में भी सहायक है और उसके आसपास का जो द्रव है उसकी गति में भी सहायक रहती है। लेकिन कसाब क्या करता है, लंबा होता है, ये ओनली कोशिका की गति में सहायक होता है। और एक और बात कर लो तो पक्षमाभ और कसाब, जो पक्षमाभ और कसाब है वो आधात्रिक तारक जैसी संरचना से निकलते हैं और अर्धसूत्री सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था को 9+2 व्यू रूप में दर्शाया जाता है। और पक्षमाभ और कसाब के बारे में तो ये बात होगी। ठीक है, अगला बात करते हैं केंद्रक न्यूक्लियस। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में और उसके बाद फ्लेमिंग ने इसमें जो द्रव पाया जाता है उसका नाम रख दिया क्रोमेटिन। अब इस बात करते हैं कि क्रोमेटिन जो है वो जालनुमा संरचना है। डीएनए और आरएनए स्टोन, गियर स्टोन शामिल रहते हैं इसमें। इसकी स्ट्रक्चर देख लो, ये जो बाहरी संरचना है बाह्य संरचना, अंदर की अंतर संरचना। बाह्य संरचना होती है सतत होती है, इनके अंदर केंद्रक द्रव पाया जाता है। और जो एक केंद्रिका है ये झिल्ली रहित होती है और आरएनए संश्लेषण का मुख्य स्थल है। और जो ये धागे जैसी संरचना है इसे कहा जाता है क्रोमेटिन। और जो ये दोनों बाहरी सतह और आंतरिक सतह है उनके बीच के स्थल को कहा जाता है परिकेंद्रीय स्थान। गुणसूत्र क्रोमेटिन का संगठित रूप है। द्विगुणित मानव कोशिका में 46 गुण हो गए, 23 गुणसूत्र तो 46। अब देखो गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर इसे 4 भागों में बांटते हैं, मध्य केंद्र की, उप मध्य केंद्र की, अग्र केंद्र की और अंत केंद्र की। मध्य केंद्र की का मतलब है कि गुणसूत्र बिंदु मध्य में। उप मध्य केंद्र का मतलब है कि गुणसूत्र मध्य से थोड़ा दूर। अग्र केंद्र का मतलब है गुणसूत्र एक सिरे के निकट स्थित और अंत केंद्र का मतलब है कि गुणसूत्र सीमांत स्थिति पर होते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? बहुत शॉर्ट नोट्स है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, पूरी एनसीईआरटी मैप इसमें आ गई। बहुत मेहनत लगी से बनाने में, एनसीईआरटी भी लेके बैठो, शॉर्ट नोट्स भी लेके बैठो, उसके बाद जाकर ये सारे बनाए। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप पता है नहीं करते हो लेकिन कर लो यार। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे मैं उतना ज़्यादा आपके लिए अवेलेबल होता जाऊँगा। आप कहोगे ये नहीं तो ये वाली वीडियो बनाओ, ये बनाओ तो इस चैप्टर की बनाओ, आप कहते हो कि जूलॉजी में ये वाली बनाओ। नीट के लिए आप जो भी चैप्टर कहोगे उसकी आपको PDF टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, फुल ठोक के शेयर भी करो। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय।